नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 16/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करेंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि इससे एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और तैयारी में मदद मिलती है। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप डिटेल जहां जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना ना भूलें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो और आप एक बार में सफल हो जाएं। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय डैश को जाता है। तो दोस्तों, भारत में एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों, हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था कि हमारा अनाज का पैदावार ज़्यादा हो। इसके लिए 3 मूल तत्व मुख्य रूप से निर्धारित थे। पहला दोस्तों, कृषि क्षेत्र का विस्तार जितना होगा उतना अनाज ज़्यादा पैदा होगा। दूसरा पॉइंट था दोस्तों, दोहरी फसल प्रणाली, माने एक फसल में 2-3 फसल लगाया जाए, इससे भी पैदावार ज़्यादा होगा। और तीसरा दोस्तों, उन्नत प्रकार के बीजों का चयन, बढ़िया बीज रहेगा तो ज़्यादा पैदावार होगा। अगर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल शास्त्री थे और चंद्रशेखर सीमा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर सीमा क्या है दोस्तों? तो इसके द्वारा तारों का द्रव्यमान मापा जाता है। एक चंद्रशेखर सीमा में क्या होता था? 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान हम लोग पढ़े थे। तो 1.4 एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.99 गुना 10⁻30 kg। इससे तारों का द्रव्यमान पता चलता है दोस्तों। अच्छा, ब्लैक होल के बारे में इन्होंने ही सर्वप्रथम पता लगाया था। उसी तरह से एक सत्येंद्र नाथ बोस का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हीं के नाम पे बोसोन कण रखा गया। एक आप लोग पढ़े थे, पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस। चौथा अवस्था किसको बोलते हैं? प्लाज्मा को। और 5वां अवस्था बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। दोस्तों, चूंकि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? गेहूं, चावल, मक्का, ऐसे करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। कह रहा है दूरी और समय के मामले में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? तो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी के बीच चलती है दोस्तों। ये ट्रेन जो है लगभग 83 घंटा के आसपास में 4200 किलोमीटर दूरी तय करती है दोस्तों, उससे ज़्यादा ही दूरी तय करती है। अगर भारत का रेल नेटवर्क की बात किया जाए तो भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा, दोनों याद रखिए। और समझौता एक्सप्रेस की अगर बात करें तो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया जाता था, जिसे अभी कुछ समय पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता खराब हुआ तो बंद कर दिया गया। योगा एक्सप्रेस की अगर बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद यानी एडीआई, अहमदाबाद का कोड है, एडीआई से योग नगरी ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, ये उसका कोड है दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश का। योगा एक्सप्रेस अहमदाबाद से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलाई जाती है, इसीलिए इसका नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया। गाड़ी नंबर 19031 है दोस्तों इसका। अगर गोल्डन चैरियट की बात करें तो गोल्डन चैरियट एक लग्जरी ट्रेन है जो साउथ इंडिया में चलाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब में चलती है। रेल के हिस्ट्री की अगर बात करें दोस्तों तो बराबर तो सभी सेट में करवा ही देता हूं, इसलिए बराबर बोलता हूं कि एक वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब वीडियो में कुछ ना कुछ नया नया फैक्ट बताता हूं दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो को देखने का प्रयास करें। और मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एनटीपीसी का इसी चैनल पर। कुछ समझते हैं इसका बेसिक नॉलेज। भारत में पहला रेल दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को चली थी।
16 अप्रैल 1853 को जो चली थी गाड़ी वो 34 किलोमीटर चली थी बंबई से ठाणे के बीच दोस्तों। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। जबकि रेलवे का पिता की अगर बात करें तो जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। भाप का इंजन सर्वप्रथम चला था भाप का इंजन से, तो भाप का इंजन कौन बनाया था? तो जेम्स वाट। जबकि भारत में आज 19 रेलवे जोन है, इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान में करेंट अफेयर की बात करें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार जी हैं, सतीश कुमार। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक याद रखिएगा, पहला किसान रेल भारत में कहाँ से कहाँ चला? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया था 2020 में दोस्तों, लास्ट में 2020 के लास्ट में। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि वंदे भारत जो भी चल रही है वर्तमान में, वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ चला था? तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये, तो इसको भी याद रखिएगा, इतना करेंट अफेयर काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, उसके बाद 1916 में किस चीज़ के उद्घाटन में जनता से पहली बार मिले महात्मा गांधी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी के उद्घाटन में महात्मा गांधी पहली बार जनता से मिले थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ पे पूछ लिया भी गया। और बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसका स्थापना याद रखिएगा 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। और BHU जो है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय ये है BHU। महात्मा गांधी वो लौटे थे 1916 में दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन 1893 में एक गुजराती व्यापारी सेठ अब्दुल्ला था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 9 जनवरी 1915, इसको याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 में वो लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। एक विंस्टन चर्चिल नामक अंग्रेज था, वो अर्धनग्न फकीर कहा। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई, गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा। और गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को और एक महान हस्ती का जन्म हुआ था जिनको कि लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, सभी सुनते चले और याद करते चले। वर्ष डैश में कितना में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? 1869 में दोस्तों सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे भारत के साथ व्यापार करने में आसानी हो गई, क्योंकि सुएज नहर दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को जोड़ता है। इससे बहुत सारा पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने में एशिया वाले देशों को बहुत अधिक मदद मिली दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुएज नहर के उत्तरी छोर पर याद रखिएगा पोर्ट सईद है, जिसको पोर्ट बंदरगाह जो बोलते हैं, और दक्षिणी छोर पर सुएज बंदरगाह है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसिद्ध तारामंडल है कौन जिसे शाम में देखा जाता है और इस तारामंडल को शिकारी द हंट के नाम से भी जाना जाता है? कहता है कौन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखते हैं और इसको शिकारी के नाम से जानते हैं? तो इसको ओरियन बोलते हैं दोस्तों। तो ओरियन को शिकारी के नाम से जानते हैं। एक शर्मिष्ठा या कैसियोपिया, यहाँ पे दिया है 3 नंबर ऑप्शन। यह एक ऐसा तारामंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा जारी किया गया सूची है, उसके अंतर्गत आता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा कितने तारामंडल को औपचारिक रूप से मतलब सिद्ध किया गया है? तो 88 तारामंडल वर्तमान में ब्रह्मांड में है दोस्तों, अभी तक जो पता लगाए जा चुके हैं। कहीं कहीं बुक में 89 भी दिया रहता है, लेकिन ज़्यादा 88 रहता है। NCERT के अनुसार भी 88 ही है दोस्तों। अच्छा, उर्सा मेजर, इसकी बात करें तो इसको हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं, सात, या फिर गांव में सतभैया भी बोलते हैं। तो सप्तऋषि तारामंडल सामान्यतः पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। अच्छा, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, और कोई भी तारा या ग्रह या ब्रह्मांडीय पिंड जो भी है, सभी का जो है नाम
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा IAU के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। इसी के द्वारा 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1919 में। IAU का 1919 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। कहता है कौन कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है? तो लाइसोसोम है। यह कोई भी जो बाहरी सामग्री होता है ना, उसके साथ साथ जो अंदरूनी कोशिकांग खराब है उसको पचाकर साफ सुथरा रखता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जो अंदरूनी शरीर के अंदरूनी हिस्से में कुछ खराबी होती है उसको भी पचा देता है, और जो कोशिका बेकाम हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको भी बाहर शरीर से करने का काम करता है, आदमी की डुबा के मार देता है अपने आप में। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम जो है कोई भी कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। और लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ अंदरूनी चीज को भी ये करता है। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण जो होता है उसके द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक किया था दोस्तों, लेकिन इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा। उसी तरह से लाइसोसोम वाला याद रखिएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका खोज डी डूबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर डैश को की गई थी। तो ये तो लगभग सब सेट में मैं बता दिया हूं दोस्तों। जो बराबर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको रटा गया होगा इस UN का सारा फैक्ट, कब स्थापना हुआ, कौन है, क्या है, वर्तमान में सब कुछ। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की उत्तराधिकारी के रूप में। राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था दोस्तों, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था इसको रोकने के लिए, लेकिन यह जो है रोक नहीं पाया। तो ये जब अपना काम में यह असफल हो गया। इसका असफलता के बहुत सारे कारण हैं, जब डिटेल में पढ़िएगा तब पता चलेगा कि क्यों असफल हुआ था। जैसे अमेरिका इसमें खुद ये शामिल नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे कारण था। तो इसके असफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो अब भविष्य में कोई विश्व युद्ध ना हो इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और उस समय दोस्तों राष्ट्र संघ जो फेल हुआ था उसी के लिए मुसोलिनी, जो कि इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था कि संघ तब तक अच्छा है, मतलब ये राष्ट्र संघ तब तक अच्छा है जब गोरैया चिल्लाती है, लेकिन जब चीलें झगड़ती है तो राष्ट्र संघ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मतलब छोटा देश को ये दबाता था, लेकिन बड़ा देश आपस में जब लड़ता था तो ये कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए मुसोलिनी ऐसा कहा था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत सारा फैक्ट पिछला सेट में भी करा दिया हूँ, इसलिए इसको एक चीज़ नया चीज़ रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित है मुख्यालय उसका, और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही उसका संविधान है। एक नया फैक्ट इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है उसमें 19 अध्याय हैं, और UN चार्टर को 111 अनुच्छेद में बांटा गया है। अध्याय अनुसूची जिसको 19 बोलते हैं, अनुच्छेद 111 है। अभी वर्तमान में 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, और दोस्तों नवीनतम देश जो है साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान। अभी वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल देश के निवासी हैं। ये सभी फैक्ट संयुक्त राष्ट्र का हुआ, राष्ट्र संघ का खाली सिर्फ यही एक फैक्ट था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। किसको? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। जितने भी अधातु हैं लगभग उनमें 99% इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं दोस्तों। अधातु की बहुत सारी विशेषता होती है, जैसे एक विशेषता यहाँ दिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। उसी तरह से अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातु 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। अधातु के गलनांक और कथनांक आमतौर पर लगभग कम ही होते हैं। अधातु जो है दोस्तों विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिसमें अपवाद ग्रेफाइट आता है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और अधातु आमतौर पर गैर चमकदार होते हैं। ये सब अधातु के गुण बता दिए, हो सकता है अगला बार कुछ और पूछ ले। अधातु के अंतिम कक्षा में या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अच्छा, ये आवर्त सारणी के दायां भाग में रहता है। टोटल अधातुओं की बात करें दोस्तों तो अभी तक ज्ञात 22 अधातु है, जिसमें से 10 ठोस अधातु है, 11 गैस अधातु है और 1 द्रव अधातु है, जिसको पिछला सेट में करवा दिया हूँ। कोई जो दोस्त
पिछला सेट देखे होंगे उनको पता होगा कि एकमात्र द्रव धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। इसको याद रखिएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोस्तों इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट के अंतर्गत बहुत सारा, जिससे हम वो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुत बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि बिहार के एग्जाम में आज भी देखिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम में OMR सीट रंगने के लिए दिया जाता है। चाहे जो लड़के तैयारी करते हैं कंपटीशन का, वो घर में इसी पर तो प्रैक्टिस करते हैं OMR सीट पे। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सब सभी इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस के बारे में बोला जाए तो आउटपुट जिससे रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, और हो गया प्लॉटर, स्पीकर। स्पीकर से हमें आवाज़ अंदर वाला पता चलता है। जैसे कोई गाना मॉनिटर बजा दिए, अंदर जाके क्लिक कर दिए, तो स्पीकर से ही तो हमें पता चलता है। मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है दोस्तों, इसका भी बता दिए हैं, एक रोम होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब सेट में एक्स्ट्रा चीज़ बताया हूँ, इसलिए बहुत बार शॉर्ट में निकल जाता हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था, तो दोस्तों 1960 में हुआ था। 1960 में द्विभाषी राज्य, बंबई में लगभग 2 भाषा बोला जा रहा था उस समय, इसलिए दोनों को अलग कर दिया गया। इससे महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आ गया। उस समय गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना था, जिस समय अलग हुआ था। अच्छा, नए राज्य जो होते हैं या फिर क्षेत्र हुआ या सीमा में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा संसद को है। बहुत बार होता है कि कोई नया गणराज्य बना या फिर भारत किसी को जीत कर अपने में मिला लिया, तो उसका नाम रखने का अधिकार किसको है? तो संसद को। यह किसके आधार पे करता है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के आधार पे करता है। नाम में परिवर्तन करना है, नया नाम रखना है, सीमा बढ़ाना है, ये सब काम करना जो भी। उसी तरह से नवीनतम राज्य की अगर बात करें तो 1961 देखिए ऑप्शन में है। ये गोवा को जो है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को, तो इसको याद रखिएगा। और उसी तरह से 1987 में गोवा को 1961 में तो आज़ाद कराया गया, और 1987 में जो है गोवा को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सबसे नवीनतम राज्य भारत का कौन है दोस्तों? तो सबसे नवीनतम राज्य भारत का तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डैश शहर से होना अनुसूचित किया गया है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 वाला, कोरोना के चक्कर में 2021 में हुआ था, उसी में ओलंपिक मसाल रिले का एगो शुभारंभ किया गया था। तो कहाँ से हुआ था? तो जापान के फुकुशिमा शहर से किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वर्ष 2024 का, करंट की अगर बात करें तो वर्ष 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ था 2024 वाला। पेरिस ओलंपिक अगस्त 2024 में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजन किया गया था। और पहली बार अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समारोह का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि खुले में पेरिस के सीन नदी के तट पे हुआ था दोस्तों, तैरती नाव पे। तो फिर से इसको सुन लीजिए एक बार। इसमें एक बना क्या रिकॉर्ड, मतलब एक नया चीज हुआ। पहला बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई उद्घाटन समारोह कोई स्टेडियम में नहीं हुआ बल्कि खुला में हुआ। कहाँ हुआ था? तो पेरिस जो है किस नदी के तट पे है? कभी कभी तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पेरिस के बगल में सीन नदी है, और सीन नदी में तैरती नाव पर किया गया उद्घाटन। पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदक के साथ टॉप पर बना था, इसको ध्यान में रखिएगा। और भारत 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा था दोस्तों। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर का नाम फ्रिज है। भारत ने 6 पदक में 1 पदक तो जीता था दोस्तों रजत, और 5 कांस्य पदक जीता था। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, सुन लीजिए। मनु भाकर कहाँ से जीते थे, जो कि शूटिंग से रिलेटेड हैं। मनु भाकर और सबरजोत सिंह दोनों मिक्स शूटिंग में कहाँ से जीते। फिर एक स्वप्निल कुसाले थे, वो भी शूटिंग में कहाँ से जीते। और उसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी, वो कहाँ से पदक जीती। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में रजत पदक जीते थे, यही एकमात्र, इसको याद रखिएगा। और अमन सेहरावत थे, वो कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, हिरोशिमा से इसमें तो याद ही होगा आपको दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित वैज्ञानिक बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। कह रहा है खगोल भौतिक विज्ञानी कौन थे, तो यूजिन पार्कर थे। ये पहला ऐसा जीवित व्यक्ति बन गए जिनके मरने से पहले ही नासा ने इनके नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा था। और उस यान का नाम क्या था? 2018 में नासा के द्वारा पार्क सोलर प्रोब, पार्क मतलब यही पार्कर दोस्तों, पार्क सोलर प्रोब का सफल प्रक्षेपण कब किया था? 2018 में, इन्हीं के नाम पे। पार्क सोलर प्रोब नासा के लिविंग विथ ए स्टार प्रोग्राम कार्यक्रम का हिस्सा है दोस्तों। सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान से क्या होता है? सूर्य के कोरोना के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। आप लोग पढ़े होंगे कि कोरोना किसे कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो काला होता है, कोरोना या सूर्य किरीट यानी सूर्य का मुकुट उसे कहा जाता है। सूर्य के निकट धुंधला प्लाज्मा और सौर हवा तथा ऊर्जावान कण गठन, इसी के प्रभाव के पता लगाने के लिए जो है सोलर प्रोब मिशन नासा के द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा, अगर केपलर की बात करें, योहानेस केपलर, तो ग्रहों की गति का नियम दिए थे केपलर। जबकि एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क क्या है दोस्तों? टेस्ला, स्पेस एक्स, खाली एक्स जिसको कि पहले ट्विटर कहा जाता था, और न्यूरालिंक, ऐसे कंपनियों के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी, तो दोस्तों यह किसान कन्या थी, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित मतलब भारत के द्वारा ही बनाया गया रंगीन फिल्म था। इस फिल्म के निर्माता का नाम आरदेसर ईरानी था, इतना नहीं पूछेगा। अच्छा, याद रखिएगा एक आलम आरा का, ये पक्का। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था, जो कि 1931 में बना था। जबकि भारत की पहली फिल्म के बारे में बात करें तो भारत का पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 में बना था दोस्तों। इसी के निर्देशक दादा साहब फाल्के थे, इसलिए भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहब फाल्के कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1913 में यही फिल्म बनाए थे। मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, अब बोलती फिल्म थी आलम आरा। अब ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा दोस्तों, 1900 दोनों है, ये 13 को उलट दीजिएगा तो 31 बन जाएगा, तो इस ट्रिक से याद रखिएगा दोनों, और दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। बहुत सारा नारा के बारे में पूछता है, इन्हें गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ इनका जयंती भी मनाया जाता है, जिसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जानते हैं, यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति थे। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और एक चीज़ जानते होंगे कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्ति के बाद 1966 में दोस्तों, अभी वर्तमान उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद है, वहाँ समझौता हुआ था, और उसी के दौरान 11 जनवरी 1966 को इनका मृत्यु रहस्यमयी तरीके से हो गया। और जयराम दास दौलत राम, ये कौन थे? तो बिहार के ये पहले राज्यपाल थे, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, डैश कहलाती है। कहता है ऐसा वस्तु का नाम बताइए जिसे उपभोक्ता के पूर्ति के लिए नहीं लाया जाता है। हालांकि उपभोक्ता ही कोई भी तो वस्तु का उपभोग उपभोक्ता ही करेगा, लेकिन कहता है तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, तो पूंजीगत वस्तु वो कहलाती है दोस्तों। और उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु तो वे वस्तु जो व्यक्ति के इच्छा को पूरा करने के लिए अंतिम उपभोग हेतु, यानी कि जो व्यक्ति के इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति के परिवार या व्यक्ति के द्वारा खुद उपभोग करके या खरीद के लिए तैयार किया जाता है, उसे उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। और उपभोक्ता वस्तु को अंतिम वस्तु के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब आदमी उपभोग कर लेगा तो वो तो बचेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए उपभोग वस्तु के रूप में केक को कह सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। केक उपभोक्ता के लिए वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु केक को बोलेंगे, क्योंकि केक को लाने के बाद कोई भी व्यक्ति उपभोग कर लेगा। अच्छा, पूंजीगत वस्तु अन्य वस्तुओं को बनाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं समझ में आए फिर से रिटर्न करके सुनिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा लगता है, घूमता है।
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव दोस्तों राजस्थान में है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब जिसपे भारत सरकार का पूरा मालिकाना हक होता है, और राष्ट्रीय उद्यान में शिकार, चारागाह यानी पशुओं को चराना ये सब वर्जित रहता है। अच्छा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के भी नाम से जाना जाता है। अभी कहीं मान ले केवलादेव नहीं रहेगा, पूछ देगा कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वो भी राजस्थान में, क्योंकि केवलादेव का ये नाम है। और अगर बात करें केवलादेव को, तो ये राष्ट्रीय उद्यान था और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया, और यूनेस्को ने 1985 में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हेली नेशनल पार्क याद रखिएगा, या इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो देहिंग पटकाई दोस्तों, इसको अभी असम सरकार ने राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया, और असम सरकार ने उद्घोष किया, मतलब ये तो भारत सरकार के ही द्वारा दिया जाता है, तो 2021 में देहिंग पटकाई को। अब बिहार का तो पक्का याद रखिएगा, एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो 1916 के लखनऊ समझौता में ने नरमपंथी और गरमपंथी ये सबको मिलाया था दोस्तों, और कौन? तो मुस्लिम लीग, तीन को। कांग्रेस लीग समझौता को इसीलिए लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने किया था। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गरमपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी, यानी नरमपंथी और गरमपंथी मिल गया था। कांग्रेस लीग समझौते के तहत जो ये हुआ था, उसी में कांग्रेस ने पहला बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार किया था। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो इसलिए याद रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ल पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे, तो यही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हो गया था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में महात्मा गांधी। और इसके बारे में भी बता दिया था कि अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद नीति के विरोध किए थे। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे। और गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में अपने जर्मन मित्र कालेन बाख के सहायता से किए थे। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन की भी स्थापना 1903 में किए थे, तो इसको भी याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त शब्द एक आता है दोस्तों, सोनार। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का मतलब एस मतलब साउंड, एसओ मतलब साउंड, एन फॉर नेविगेशन, और ए फॉर एंड और आर फॉर रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको सोनार बोलते हैं। और सोनार का निर्माण सर्वप्रथम लुई नेक्सन ने किया था, लुइस नेक्सन। ये दोस्तों सोनार समुद्री यान के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जो कि बराबर आप लोग पढ़े होंगे। उसी तरह से एक समुद्री नौसैनिकों के द्वारा या पायलटों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है, जो समुद्र में चलते हैं दोस्तों, उनके द्वारा, चाहे सिपाही हो या में समुद्री यान चलाने वाला जो हो, ड्राइवर जो भी। उसी तरह से एक आसमान में वायुयान के लिए रडार होता है दोस्तों, RADAR, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्टर, R से रेडियो, D फॉर डिटेक्टर एंड रेंजिंग। ये रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। और सोनार से क्या करते थे? तो सोनार से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, और सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और प्रतिध्वनि विधि के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाता है सोनार। अच्छा, समुद्र के गहराई फैदम में मापते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, एक फैदम में 6 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर होता है, तो रूर।
इसीलिए तो भारत में छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से 90% से अधिक इस्पात का उत्पादन होता है दोस्तों। तो ये रूर कहाँ है? तो जर्मनी में है, और जर्मनी में कुल इस्पात का 80% रूर से उत्पादन होता है दोस्तों। और जर्मनी का जो है रूर क्षेत्र हुआ, ये इस्पात ही नहीं बल्कि कोयला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और रूर बेसिन में बिटुमिनस कोयला मिलता है। रूर बेसिन को एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हानोवर की बात करें तो हानोवर जर्मनी के हानोवर के दक्षिण में रूर के जो है क्षेत्र में बहुत सारा चीज़ मिलता है। दोनों का हानोवर और म्यूनिख दोस्तों मुख्य रूप से दोनों इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में लौह अयस्क मुख्य रूप से बवेरिया न्यूरेनबर्ग के पूर्व, हानोवर के दक्षिण में और रूर के दक्षिण क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों। और म्यूनिख, तो म्यूनिख बवेरिया उच्च भूमि में कला संस्कृति का मतलब मेन केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, स्टुटगार्ट से आपको याद आया होगा कि स्टुटगार्ट में याद रखिएगा मैडम भिखाजी कामा थे, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी या माता के रूप में जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले 1907 में भारतीय तिरंगा को जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में देश के सहयोग से किया गया था, तो सोवियत संघ के यानी कि रूस के सहयोग से। 4 पूछता है दोस्तों, जिसमें से 4 में याद रखिएगा कि चारों का बता देते हैं। एक राउरकेला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, एक बोकारो जो कि पिछला सेट में भी बता दिया हूँ इस चीज़ को, बोकारो। एक दोस्तों राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया दोस्तों। एक भिलाई, याद रखिएगा आप लोग, भिलाई, भिलाई भी रूस के सहयोग से, बोकारो रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, याद रखिएगा। बोकारो संयंत्र कहाँ है दोस्तों? तो बोकारो संयंत्र जो है वो झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। तो ये तीनों का याद रखिएगा। और तीनों दोस्तों भिलाई, राउरकेला और बोकारो, भिलाई जो है दोस्तों, भिलाई, ये भिलाई हो गया और राउरकेला हो गया दोस्तों। और एक दुर्गापुर रहता है, पूछता है दुर्गापुर, ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो फिर से बोल देता हूँ, ध्यान रखिए, भिलाई 1, ये दुर्गापुर 2 और राउरकेला 3, ये तीनों का स्थापना दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जबकि बोकारो इससे अलग है, लेकिन चारों का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है USB। कंप्यूटर होता है दोस्तों, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक सेकेंडरी कंप्यूटर होता है मेमोरी के जैसा, और एक मतलब, तो इस तरह से पर्सनल कंप्यूटर का भाग USB नहीं है, USB नहीं है। और रोम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म कंप्यूटर से बहुत पूछते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो इसको एक एल्गोल का पूछता है, एल्गोल का दोस्तों एल्गोरिथम लैंग्वेज। एक कोमाल का पूछता है कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज। तो ये सब तो पीछे वाला सेट में भी बता दिए थे। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना ही उन्नत भारत अभियान है दोस्तों संबंधित। उन्नत भारत अभियान मतलब भारत को उन्नति की ओर ले जाना, इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा कि इसका जो है शुरुआत वर्ष 2014 में हुआ था और इसका उद्देश्य 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है। और इसमें भागीदारी कौन निभाया था? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण 2018 में शुरू किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो J.J. थॉमसन किए थे। एक आप लोग पढ़े होंगे, ईट पर नाच ट्रिक है दोस्तों, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन के T से थॉमसन या थॉमसन, तो ईट पर से परमाणु के खोज,
रदरफोर्ड किए थे, और ना से न्यूट्रॉन की खोज च से चैडविक किए थे। और एक याद रखिएगा, प्रोटॉन के खोज कौन किए थे दोस्तों? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक किए थे, गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड देख लीजिए कि जे थॉमसन क्या है कि परमाणु का जो है मॉडल दिए थे। और रदरफोर्ड या रेस्ट रदरफोर्ड के बारे में जानते होंगे कि इनके अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान और आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, उसे नाभिक कहते हैं, ये कहे थे। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर और चक्कर काटते रहता है। और नाभिक का आकार बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा चीज़ बताने को चाहता है मन, लेकिन ध्यान में रहता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पढ़ने वाला के लिए दोस्तों उतना लंबा वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको टाइम कहीं और तो बिताना ही नहीं है। तो इसलिए कभी लगता है छोड़ के आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर लगता है ये बता दे, हो सकता है पूछ ले, इस कारण मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। आवाज़ कभी कभी लगता होगा कन्फ्यूज हो रहा है। तो और भी याद रखिएगा, नील्स बोर का अगर नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो परिमाण होता है वो क्वांटीकृत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोज किए थे। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था कि बिजली का कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही घटना है। बिजली जो कड़कती है, कभी कभी देखते होंगे ठंड के दिन में जो आप चादर ओढ़ के रहते हैं या स्वेटर खोलते हैं तो चिड़चिड़ाता है दोस्तों, तो यही बताए थे। 1752 में कौन अमेरिकी वैज्ञानिक था? बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश का सिद्धांत दिए थे दोस्तों। यही सबसे पहले बताए थे कि बिजली का कड़कना और कपड़ा से चिंगारी निकलना वास्तव में दोनों दो घटना नहीं है, एक ही घटना है दोनों। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और ये समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एडिसन की बात करें तो पिछला सेट में भी बताया था इनके बारे में कि यह विद्युत बल्ब के आविष्कार किए थे। आर्किमिडीज के बारे में जानिए आप लोग, ये जो है दोस्तों उत्प्लावन के सिद्धांत दिए थे। पानी में कोई वस्तु हल्का प्रतीत होती है, जैसे पानी में भरा बाल्टी हल्का प्रतीत होता है, लेकिन बाहर में वही भारी हो जाता है, इसी तरह से। और गैलीलियो के बारे में जान रहे हैं, यह दूरबीन के खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो यह 1923 में हुआ था दोस्तों। 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब के द्वारा प्रसारित किया गया था यह। अच्छा, इसका थोड़ा सा बेसिक समझिए इससे रिलेटेड। 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाला 2 ट्रांसमीटर प्रसारण की सेवा शुरू किया गया था। और 1930 में 3 साल के बाद सरकार ने इन जो दोनों ट्रांसमीटर था उसको अपना नियंत्रण में ले लिया और उसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रख दिया। फिर 6 साल के बाद 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा जो था उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख कर दिया गया, AIR, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और फिर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। बहुत बार ये दोनों तो नहीं, लेकिन ये पूछा गया है कि 1957 में जो आकाशवाणी नाम पड़ा उसका नाम पहले क्या था? तो ऑल इंडिया रेडियो था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना किया गया था। फिर से इसको सुन लीजिएगा, बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक डैश थे, तो भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे उस समय दोस्तों। भारतीय राजनीति में अब तक लगभग 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। 7 उप प्रधानमंत्री में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। मोरारजी देसाई, शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, 2 हो गए दोस्तों। और मोरारजी देसाई भारत के पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि जो है 1977-79 की अवधि में भारत के प्रधानमंत्री रहे। और मोरारजी देसाई 1967-69 तक भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री और 1977-79 की अवधि में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के स्वतंत्रता के समय जो है अध्यक्ष JB कृपलानी रहे थे दोस्तों। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई 2 हुए। जगजीवन राम 3, चौधरी चरण सिंह, यशवंत राव चौहान, इसको याद रखिएगा, एक चौधरी देवीलाल और एक लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब भारत के उप प्रधानमंत्री है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल भारतीय राजनीति में 7 उप प्रधानमंत्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई-वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन इसीलिए कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा स्थगित किया गया था, क्योंकि इसका आंसर शायद B 3 नंबर ऑप्शन मार दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था दोस्तों।
ई वे बिल किससे संबंधित है? तो माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। ई वे बिल वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कि जीएसटी बोलते हैं, तो जीएसटी प्रणाली के तहत एक व्यवस्था है ई वे बिल, जिसमें 50,000 रुपये से अधिक के सामान के परिवहन हेतु ई वे बिल देना अनिवार्य है। 50,000 से ऊपर के सामान अगर ले जा रहे हैं तो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल मेन रूप से माने जनरली आपूर्तिकर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और एक राज्य से दूसरा राज्य में जो आवागमन होता है उसके लिए ई वे बिल जरूरी होता है। जैसे कोई सामान यूपी से बिहार ला रहा है तो ई वे बिल के बिना नहीं होगा दोस्तों। अब जीएसटी का यहाँ बात किया गया है, जीएसटी का ही एक मतलब प्रणाली है ये। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है दोस्तों। विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। अब भारत में तो यहाँ आपको पता ही होगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। अब भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश में स्थित है। इससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हर एक सेट में, यूएन का एकदम पूरा चीज रट लीजिएगा, हर सेट में आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। अच्छा, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड नया फैक्ट बताता हूं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, हालांकि बता दिया हूं ये भी, 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और इसका चुनाव 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। प्रति वर्ष जो है ये 15 जो न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु। और प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य, 1/3 यानी 15 का 1/3 कितना हुआ दोस्तों? 5, यानी प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर 5 न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कोई न्यायाधीश बने हैं कि नहीं? तो 4 वो बने हैं दोस्तों। एक नागेंद्र सिंह का नाम आता है, एक BN राव है, एक RS पाठक है, एक दलवीर भंडारी है। वर्तमान में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था दोस्तों 2011 के अनुसार, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे राज्यों का पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो दिल्ली का है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा। और सबसे अधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, जबकि राज्य में बिहार का स्थान है, इसको भी याद रखिएगा। अगर सिक्किम यहाँ ऑप्शन में दिया है तो इसका 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को डैश कहा जाता है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ तलवार के साथ एक डांस किया जाता है, उसको छोलिया बोलते हैं। छोलिया नृत्य को आत्मसम्मान आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से एक लावनी का नाम सुने होंगे आप लोग, महाराष्ट्र का ही तो है। लावनी मतलब होता है सुंदरता दोस्तों। और घूमर कहाँ किया जाता है? घूमर राजस्थान में किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा घूमर किया जाता है विवाह जैसा शुभ अवसर पे। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो इसका निर्माण कथा शब्द से हुआ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है MTS में कि कौन ऐसा नृत्य है जो कहानी पर आधारित है? तो कथक ही कथा पर आश्रित है। और भी है दक्षिण भारत का एक नृत्य। भारत में अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें दोस्तों, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक उत्तर भारत में है, कथकली केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ओडिसी ओडिशा में है, मणिपुरी मणिपुर में है, मोहिनीअट्टम केरल में है, और एक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है सत्रिया को, जो कि असम में। इसको याद रखिएगा करेंट अफेयर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया था? कब प्रक्षेपित किया था चंद्रयान फर्स्ट को? तो 2008 में। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। यानी कि चंद्रयान फर्स्ट को इसरो कब लॉन्च किया? तो 2008 में लॉन्च किया। इससे पता चला कि चंद्रमा पर क्या क्या है, तो ठोस बर्फ के उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए। उसी तरह से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया दोस्तों। अच्छा, चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C11 के द्वारा। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के बारे में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C11 के द्वारा किया गया था दोस्तों। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को किससे लॉन्च किया गया था? GSLV MK3 इसके द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुआ था। और LVM लॉन्च व्हीकल मार्क LVM 3M4 इससे लॉन्च किया गया था दोस्तों। और इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त, याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस जगह पर उतरा दोस्तों उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के तौर पर रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट। जबकि जिस स्थान पर चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस स्थान उसका नाम दिया गया तिरंगा। ये दोनों को याद रखिएगा। जैसे चंद्रयान हुआ दोस्तों उसी तरह से एक मंगलयान भी भारत के इसरो के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य जो है दोस्तों ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है। अनुरणन मतलब दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, पुनरावृत्ति माने परावर्तन। और कहा जाता है कि कोई भी प्रकाश का परावर्तन करने में प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं उसको सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। हालांकि 16.6 मीटर में प्रतिध्वनि सुनाई पड़ जाता है, लेकिन मोटा मोटी याद रखिएगा 17 मीटर दोस्तों। जो प्रतिध्वनि है उसका प्रक्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रतिध्वनि को साफ साफ सुनने के लिए यह जरूरी है कि मूल ध्वनि जो है और परावर्तित ध्वनि है उसके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अब परावर्तित आवाज को ही प्रतिध्वनि कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है। बहुत सारा होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सभी जो है दोस्तों स्प्रेड शीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक बंडल पैकेज के रूप में काम करता है जिसमें पूरा बंडल में तो चारों आते हैं लेकिन स्प्रेड शीट में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। ये कंप्यूटर का जब क्लास करने से पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तो केरल का राजा महाबली थे, उनके पुत्र का नाम बानासुर था जो एक असुर था, राक्षस था। उन्हीं के नाम पर बानासुर सागर बांध रखा गया जो कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अच्छा, बानासुर सागर बांध काबिनी नदी के सहायक नदी एक है, वो कर्मना थोडू उस पर है और यह बांध केरल में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन में दे ही दिया है केरल, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करें तो कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य इससे लाभान्वित होता है। जबकि मेट्टूर बांध की अगर बात करें तो कावेरी नदी पर स्थित है और इससे तमिलनाडु राज्य लाभान्वित होता है। कृष्णराज सागर बांध की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में कावेरी जो है नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? कहा जाता है गुजरात पर जब जीत हुआ था तो अकबर फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया था, उसका नाम दिया था गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है दोस्तों बुलंद दरवाजा। यानी जीत कहाँ हासिल किया था? गुजरात पर, लेकिन ये जीत का गेट कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, उसका नाम था बुलंद दरवाजा। अच्छा, अकबर ने गुजरात अभियान के समय अकबर जो गुजरात अभियान किया था उसके समय सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय जो था वहाँ का शासक था। और गुजरात पर आक्रमण के लिए अकबर को कौन बुलाया था? राजकुमार इतमाद खां एक था, वो आमंत्रित किया था। गुजरात विजय के बाद अकबर जो जितना जीत लिया क्षेत्र था वह मिर्जा अजीज को सौंप दिया था। इसी
इस अभियान को इतिहासकार एक स्मिथ थे, वो गुजरात के अभियान को इतिहास का द्रुतगामी आक्रमण कहा है, यही स्मिथ। अच्छा, इंडिया गेट की अगर बात करें तो इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों के सम्मान में अंग्रेजों के सम्मान में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे और महारानी विक्टोरिया, उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है, यह भारतीय वीर जो युद्ध में शहीद हुए उनके सम्मान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। तो दीपा मलिक जो है दोस्तों पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जो कि विकलांग का जो होता है दोस्तों, दिव्यांग लोगों का ओलंपिक खेल, उसमें पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि सबसे पहली महिला जो ओलंपिक में पदक जीती है तो कर्णम मल्लेश्वरी नाम है, जो कि सन 2000 का सिडनी ओलंपिक था, उसमें भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी। अच्छा, 2021 में निशानेबाजी में अवनी लेखरा का नाम सुने हैं आप लोग, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे, जो 2021 में हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक कोरोना के कारण 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, उसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, और ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नॉर्मन पिजार्ड जो है भारत के तरफ से ओलंपिक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। जबकि अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि स्पेशल व्यक्ति जो कि आज़ादी के बाद स्वर्ण पदक जीते कौन, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में जीते थे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तो गठन के बाद जो दूसरे महासचिव संयुक्त राष्ट्र के हुए थे, कौन? तो डैग हैमरस्कोल्ड, वही इस कथन को बोले थे दोस्तों। इनका महासचिव के रूप में कार्यकाल कब था? तो 1953 से 61 तक ये महासचिव रहे थे यूएन के। उसी तरह से कोफी अन्नान, इनका यह 1997 से 2006 तक रहे थे। इतना नहीं पूछेगा, बता देता हूँ। और ये जो है कोफी अन्नान लगातार असमानता के खिलाफ और रोगों के उपचार के लिए संघर्ष करते रहे। जबकि ह्यू थोंट के बारे में, ह्यू थोंट जो है 1961 से 1971 तक के महासचिव थे और म्यांमार के नागरिक थे। यूएन के पूछ ले सकता है आपसे कि यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, इसको याद रखिएगा, ट्रिगवेली। जबकि अभी वर्तमान अगर आपसे पूछे तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो दोस्तों श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी कि श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है दोस्तों। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, जबकि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है दोस्तों। भूटान की अगर बात करें तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम, ये 4 राज्य जो है सीमा साझा करता है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 करते हैं दोस्तों। जबकि पाकिस्तान के साथ एक ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे, राज पंगू या पंगू राज्य, जो भी कहिए। रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, प से पंजाब, अगू से गुजरात। अगर राज पूछे तो 3 ही बताना है अभी, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। जबकि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट चुका है, इसलिए अभी पूछेगा पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्पर्श करते हैं। अभी ऐसे बताइएगा। सबसे लंबा सीमा रेखा भारत किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, 4097 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर दोस्तों। जबकि सबसे कम सीमा साझा भारत के साथ अफगानिस्तान करता है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, जॉर्ज पंचम, इन्हीं के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। तो कहता है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया तो 1911 में, ये दिल्ली दरबार जब लगा था। कहता है पर दिल्ली दरबार दोस्तों
हुआ था 2-3 बार। तो पहला दिल्ली दरबार जो है दोस्तों लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था, पहला दिल्ली दरबार। और पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था और प्रथम दिल्ली दरबार में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया और उन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। और तीसरा दिल्ली दरबार दोस्तों वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था और 1911 में हुआ था। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाया गया किस वायसराय के काल में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। आपको पता है कि हर एक सेट में फर्स्ट और लास्ट में एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहता हूं, तो आज का क्वेश्चन ये लास्ट है और आपको आंसर देना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो आज का सेट यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।